Hello my dear students, welcome all of you and this is lecture number 17। तो आज के लेक्चर में पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि कल के लेक्चर में पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ कैसे कंपेयर किया जा सकता है, पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। इन सारी बातों के साथ हमने कल की वीडियो को खत्म किया था और वहां तक हर बच्चे ने कंप्लीट किया होगा। भाई पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब आपके लिए। इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पूरे चांसेस होते हैं, चाहे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के यहाँ से आए, रेजिस्टिविटी के यहाँ से आए, चाहे वो सेल पर आए, किरचॉफ्स लॉ से आ सकता है, और या फिर वो मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर के यहाँ से आ सकता है। तो 5 नंबर के इस क्वेश्चन को कर देने के लिए हर एक टॉपिक आना पूरी तरह से आपको जरूरी है और आपने सीखा है आप हर क्वेश्चन को कर देंगे और संडे के टेस्ट में आप बहुत बढ़िया 100 नंबर का टेस्ट संडे का जो होगा उस पेपर में आप सभी बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। आइए मैं आपको पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियोमीटर पर किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको फॉर्मूले याद हो। ईएमएफ कंपेयर करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, यूनिट्स क्या होती हैं, आगे इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग, a potentiometer wire of 10 meter long has a resistance of 18 ohm। मैं आपको बता दूं कि आपके सामने मैं ये क्वेश्चन थोड़ा पूरा लिख रहा हूं, मैं हर क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं तो मैं उनको वर्बली आपको बताऊंगा। तो ये इस वक्त तो ये कह रहा है अ पोटेंशियोमीटर वायर, एक पोटेंशियोमीटर होता क्या है, एक वायर से ही तो पोटेंशियोमीटर बना है बस, उसके बाद वो बैटरी और वो तो आपने ही लगाई है लैब में जाने के बाद। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ, अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस 18 ओम, एंड रेजिस्टेंस 18 ओम, 18 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पर एंड रेजिस्टेंस 18 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, is connected in series to a cell of EMF 5 volt, to a cell of EMF 5 volt and internal resistance है इसका, and internal resistance 2 ohm, और इस सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और आपसे कहा गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। आपको कहा गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट भाई, कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, बस कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और आप पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू बताइए। सभी बच्चों को देखते ही याद आया होगा कि भाई मैं तो हमेशा ही ये कहता हूं क्वेश्चन को ना एक बार ऊपर से पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद गिवन चीजें लिख लीजिएगा और रिवर्स में जाइएगा। भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो के को कहा जाता है, फॉर्मूला उसका के वी बाई एल होता है, यानी लेंथ तो गिवन है, वायर का पोटेंशियल पता होना चाहिए कि वो जो पोटेंशियोमीटर की वायर है उसका क्या पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल ओम्स लॉ बताएगा V IR। रेजिस्टेंस तो वायर का 18 ओम गिवन है तो सर्किट में I करंट पता होना चाहिए। I करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो भाई इस तरह की सर्किट है, हर बार डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए बना देता हूं कि ऐसा कुछ पोटेंशियोमीटर है, एक सेल लगा हुआ है या बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट, भाई सेल कहा था तो ऐसे दिखा देते हैं, भाई 5 वोल्ट का सेल है, ये 5 वोल्ट का ये सेल है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 2 ओम है। उसके बाद एक AB वायर
ये 10 मीटर की वायर है भाई, हम ऐसे सीधा ही दिखा देते हैं कि 10 मीटर की ये लेंथ इसकी 10 मीटर है। इस वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 18 ओम है यहाँ पर, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है इसका। और आपसे पूछा गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए इस सर्किट का, इस सर्किट का पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए। तो सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट के की वैल्यू आएगी ए बी वायर का V डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ करने से। इसका V जानने के लिए सर्किट में I करंट जानना जरूरी है। सर्किट में I करंट होना चाहिए, टोटल EMF कितना लगा हुआ है ये ऊपर, और ये रेजिस्टेंस वायर का R और ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। हेंस सर्किट में करंट है 5 वोल्ट का सेल, 18 ओम वायर का रेजिस्टेंस, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, 5 अपॉन में 20, 1 अपॉन में 4 एम्पियर करंट है। 0.25 भी लिख सकते हैं इसको। I करंट पता चल गया है तो V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला लगाइए। 1/4 करंट है, 18 ओम का रेजिस्टेंस है इस वायर का, 9/2 एंड 4.5 वोल्ट। और 4.5 वोल्ट जब हमारे पास पोटेंशियल आ गया है इस वायर का, तो भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है V/L, पोटेंशियल अपॉन में लेंथ। पोटेंशियल 4.5 है, लेंथ इसकी 10 मीटर है भाई। आप 10 मीटर में लिख सकते हैं, बट प्रैक्टिकल यूनिट में जब आप बताएंगे तो 1000 सेंटीमीटर लिखिए उसको। और ऐसा करने से 0.0045 वोल्ट पर सेंटीमीटर में हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू लिख सकते हैं। 0.0045 में आप क्या कर सकते हैं, यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू बता पाएंगे। तो इस न्यूमेरिकल में सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आपको बतानी थी, और ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हर बच्चे को ये क्लियर हो बिल्कुल कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ गिवन है, उस वायर का रेजिस्टेंस गिवन है इस केस में, और आपसे पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा गया है। तो ऐसे पोटेंशियल ग्रेडियंट जान लिया आपने, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला V/L है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला तो V/L कहा जाता है, और V/L की वैल्यू के लिए V फाइंड आउट किया। V फाइंड आउट करने के लिए I करंट फाइंड आउट किया। I करंट का फॉर्मूला आपने लगाया, तभी टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लगाया इस तरह से। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 5 वोल्ट का सेल है भाई, आपको मैं वर्बली बता रहा हूं ये क्वेश्चन, कि एक पोटेंशियोमीटर है। एक पोटेंशियोमीटर में ये 5 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, इसके साथ 480 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसके साथ 480 ओम का ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये ए और बी पॉइंट के बीच एक वायर है। ए और बी पॉइंट के बीच एक 10 मीटर की यहां पर वायर है भाई। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, लेंथ 10 मीटर गिवन है, एंड रेजिस्टेंस उसका 20 ओम गिवन है, और ये 480 ओम का रेजिस्टेंस है। इसे स्मॉल r मान लीजिए इस तरह से। तो आपको क्या कंडीशन गिवन है कि आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी वायर की लेंथ 10 मीटर है, और उस वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है, और वो एक 5 वोल्ट के सेल के साथ कनेक्ट की गई है विद अ सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 480 ओम। ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगाने का पर्पस क्या है हमारा? सर्किट में करंट को कंट्रोल रखना चाहते हैं, कम करंट रखना चाहते हैं, ताकि वायर मेल्ट ना करे, एक्सटेंड ना हो टेम्परेचर इंक्रीज होने से, हीट प्रोड्यूस होने से। तो भाई 5 वोल्ट का ये सेल है, 480 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 10 ओम मीटर की इसकी लेंथ है, और 20 ओम इस वायर का रेजिस्टेंस है, और एक सेल है, एक सेल है यहाँ पर। ये एक सेल आप देख पाएंगे यहाँ पर, एक और सेल यहाँ लगा हुआ है, इसका कुछ EMF E है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है इस सेल के, और ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी को मूव कराया गया। तो भाई ये 600 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट आ रहा है इसका, 600 सेंटीमीटर पर इसका बैलेंस पॉइंट आ रहा है।
तो इस सेल का ईएमएफ आपको बताना है। हर बच्चे को बात समझ में आई हो गई? हर एक बच्चा बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से बातों को समझे। पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, क्या फॉर्मूले हम लगाते हैं, कैसे मैंने प्रीवियस क्लास में उन्हें बताया कि आप ईएमएफ क्या लिख सकते हैं। और क्वेश्चन को रिवर्स में, क्वेश्चन को एक बार रिवर्स में, स्टार्टिंग से क्वेश्चन को जब आपने पढ़ा तो आपने ये पढ़ा, एक बार क्वेश्चन को सीधा पढ़िए, फिर क्वेश्चन को उल्टा पढ़िए भाई एक बार। और सीधे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि भाई पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस 20 ओम इज कनेक्टेड विद अ सोर्स ऑफ 5 वोल्ट अलोंग विद अ सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 480 ओम। तो यहां पर आपको बताया गया कि एक पोटेंशियोमीटर की वायर को 5 वोल्ट के सेल के साथ जोड़ दिया गया है, 480 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में रखा गया है। उसके बाद पूछा गया कि एक सेल जिसका कुछ ईएमएफ ई है, हमें नहीं पता है, अननोन है हमारे लिए, और इसका बेल, यही एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको किसी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना पड़ जाए तो यही एक्सपेरिमेंट था। ये बैटरी आपकी मर्जी से सिलेक्ट करी गई है, तो इसका ईएमएफ 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट आपको पता है। ये सीरीज रेजिस्टेंस आपने सिलेक्ट किया है, ये आप जानते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ये पोटेंशियोमीटर बताएगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, उस पर प्रिंट होगा, इस तरह से लिखा है। तो इस ए बी वायर का रेजिस्टेंस कितना है ये उसने बता दिया है, सब कुछ पता चल गया है। अब आपने सेटअप लगाया और आपको देखना है कि ये ई जो सेल है यहाँ पर, इसका बैलेंस पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, 600 सेंटीमीटर पे अगर बैलेंस पॉइंट आ गया तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस सेल का ईएमएफ कितना है। हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट करना नहीं होता है भाई, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि हम तो सिर्फ ईएमएफ कंपेयर करते हैं। इस सेल का 600 पे आ गया है, एक और सेल लगा दूं उसका किसी और लेंथ पर आ जाएगा, हमें तो बस रेशियो फाइंड आउट करनी होती है दोनों सेल के ईएमएफ्स की। लेकिन अगर इसका ईएमएफ फाइंड आउट करना हो, इस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है भाई हमें, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। क्वेश्चन को फिर मैं रिवर्स में सोचता हूं। मैंने तो ये जाना है पोटेंशियोमीटर में L लेंथ पर बैलेंस पॉइंट आ जाए, तो इस सेल का जो ईएमएफ E है, E इज इक्वल टू के L लिखा जा सकता है। 600 सेंटीमीटर L की वैल्यू हो जाएगी और K इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल जाए तो इस सेल का ईएमएफ पता चल जाएगा आपको। क्या फॉर्मूला लगाना जरूरी है वो फाइंड आउट करने के लिए जो क्वेश्चन ने लास्ट में बिल्कुल आपसे पूछा है, वो फॉर्मूला अगर सोचेंगे तो पता चलेगा आपको कि उससे पहले क्या करना है। तो इस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए मुझे जरूरत है E इज इक्वल टू के L, 600 सेंटीमीटर L गिवन है, यानी K पता चल जाए तो ये क्वेश्चन हो गया। K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, रफ में सोचनी है सारी बातें, ये फॉर्मूले ऐसे बीच में ना लिखें। और K की बात आई है, K तो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट अपॉन में लेंथ। अब K बराबर है V, इस पूरी वायर को, ए बी वायर को, ये ए बी वायर है, ये ए पॉइंट है, ये बी, ए बी वायर को इस पूरी ए बी वायर को पोटेंशियल कितना मिला है V, और इस पूरी वायर की लेंथ कितनी है L। तो ये V पता चल जाए तो लेंथ तो इस पूरे की 10 मीटर गिवन है, 1000 सेंटीमीटर गिवन है, हम इसके पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब K को जानने के लिए V जानना जरूरी है इस वायर का, और उसके लिए सर्किट में I करंट जानना जरूरी है भाई। तो इस तरह से रिवर्स में चलने पर आप जान पाएंगे कि भाई सर्किट में करंट आ जाएगा तो इस वायर का पोटेंशियल आ जाएगा, फिर K पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा, और ऐसा करने के बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट जान लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस सेल का ईएमएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को रिवर्स में सोचें, रिवर्स में क्वेश्चन को सोचेंगे तो आप उसकी पकड़ पर पहुंच जाएंगे भाई। आप ये जान जाएंगे कि निशाना कहां लगाना है, कहां पर असली आपका टारगेट है, आप उस टारगेट तक पहुंचेंगे। आप अर्जुन की तरह मछली की आंख को तभी निशाना बना पाएंगे जब आप मछली की आंख पर फोकस करेंगे। तो हर क्वेश्चन के अंदर मछली की आंख ढूंढिए कि ये क्वेश्चन कहां से पकड़ा गया है, कहां से फॉर्मूले स्टार्ट किए जाएं, और ये तरीका मैं आपको बता दूं कि उस मछली पर फोकस करने के लिए क्वेश्चन को रिवर्स में सीधा पढ़कर फिर एक क्वेश्चन को रिवर्स में पढ़िए कि फाइंड आउट ये करना है, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए ये फॉर्मूला, उल्टे चलेंगे तो ये इमेजिनेशन करने के बाद आइए सीधा भाई
सर्किट में सबसे पहले करंट जानना है, ऐसा आपने समझ लिया था भाई। सर्किट में आई करंट की वैल्यू तो होनी चाहिए, 5 वोल्ट का सेल है ऊपर। जब सर्किट में करंट की बात हो रही है ना भाई, इस नीचे वाली सर्किट को मत सोचना भाई, ये नीचे वाला जो सेल है इसके बारे में मत सोचिए। ये सेल है 480 ओम का रेजिस्टेंस है, इस वायर का रेजिस्टेंस मैंने 20 ओम दिया था भाई। तो 480 ओम और प्लस में 20 ओम, ये करंट की वैल्यू बताएंगे। 5 अपॉन में 500 ओम और 1 अपॉन में 100, और ये करंट लिखा जा सकता है 0.01 एम्पियर। करंट की वैल्यू 0.01 एम्पियर मैंने फाइंड आउट की है भाई। करंट की वैल्यू मैंने 0.01 एम्पियर फाइंड आउट की है। अगर यहां पर इस सर्किट में अगर इतना करंट है, अब ए बी वायर का पोटेंशियल में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी वायर का पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाऊं, I की वैल्यू 1 अपॉन में 100 लग दी भाई मैंने। करंट की वैल्यू 1 अपॉन 100 रख दी यहां पर, क्योंकि 0.01 भी है कैलकुलेशन के लिए। और इस वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है, और इसीलिए 0.2 वोल्ट का इसको पोटेंशियल मिला है। इस वायर का पोटेंशियल 0.2 वोल्ट है। हर एक आंसर को ऐसे हाईलाइट करता चलूं ताकि टीचर खुश हो जाए देखकर। 0.2 वोल्ट का इस ए बी वायर को पोटेंशियल अगर मिला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला V बाई L है। 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल मिला, और भाई 10 मीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर में पुट कर दूं तो 0.0002 वोल्ट पर सेंटीमीटर इस वायर का, इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट बताया जा सकता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सेंटीमीटर में क्यों जान रहे हैं, क्योंकि जैसे ये लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, प्रैक्टिकल यूनिट सेंटीमीटर है और इसकी SI यूनिट वोल्ट पर मीटर है। यहां पर इस K की वैल्यू आ गई है, तो इसका EMF क्या होगा भाई, EMF ऑफ सेल E इज इक्वल टू फॉर्मूला K इनटू में L लगाइए भाई, कुछ L लेंथ पर ये बैलेंस हो गया है, तो इसका EMF कितना होगा, K की वैल्यू देखिएगा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 0.002 और इनटू में 600 सेंटीमीटर की लेंथ है भाई, 600 सेंटीमीटर की लेंथ है। और भाई मल्टीप्लाई करने पर 6 2 जा 12, और भाई 2 जीरो आएंगी, 4 के बाद डेसिमल 0.12 वोल्ट भाई, सिर्फ और सिर्फ 0.12 वोल्ट का ये सेल था। इस सेल का EMF सिर्फ 0.12 था। हर एक बच्चे को ये बात क्लियरली समझ में आ गई है, और ये बिल्कुल मैं बताऊं आपको, मैंने बताया है कि भाई सही जगह पर निशाना लगाना है, और बिल्कुल आपको अर्जुन की तरह काम करना है, मछली की आंख ढूंढनी है आपको। और ये कैसे कर पाएंगे, क्वेश्चन को एक बार सीधा पढ़कर क्वेश्चन को एक बार उल्टा पढ़ दीजिए, और ऐसा करने पर आप जान पाएंगे फाइंड आउट क्या करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या सही रहेगा, और कैसे आप इस तरह से कर पाएंगे। तो ये हर बच्चा जान पाएगा कि कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा, कौन सा फॉर्मूला सटीक और सही जल्दी आंसर देगा भाई। तो ये क्वेश्चन हर बच्चे को क्लियर है, ये क्वेश्चन हर बच्चे को क्लियर है। तो मैं यहां से रब कर रहा हूं, इस केस को। ये क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का हर बच्चे को, भाई ये क्वेश्चन कर एक्चुअल में हर बच्चा ये क्वेश्चन कर हर बच्चा ये जान जाता है कि पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा, असाइनमेंट में मिल जाएंगे आपको, जिससे आप पोटेंशियोमीटर को और क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन रखा, और मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रख रहा हूं यहां पर, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और आप वीडियो को पॉज करके करने की भी कोशिश कीजिएगा भाई। यहां पर एक सेल लगा हुआ है, ये ड्राइविंग सेल है भाई। ड्राइविंग सेल के साथ मैंने एक रियोस्टेट लगाया है सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए, और ये पोटेंशियोमीटर की AB वायर है, ये पोटेंशियोमीटर की AB वायर, बस यही पोटेंशियोमीटर होता है। एक सेल लगाइए, एक उसके साथ रेजिस्टेंस लगाइए,
ये नहीं भी लगाया हो सकता है, करंट को कंट्रोल हो सकता है हमारी AB वायर का ही रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो कि सर्किट में दूसरा रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत ही ना पड़े आपको। तो यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, ये इसकी वैल्यू नहीं गिवन है आपको, ये रियोस्टेट है इसकी वैल्यू नहीं गिवन है, इस AB वायर का रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, इस AB वायर की लेंथ भी नहीं गिवन है। आपको तो ये कहा गया है मेरे पास दो सेल हैं E1 और E2। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक E1 सेल है और एक E2 सेल, और E1 का EMF E2 से ज्यादा है, E1 का जो EMF है वो E2 से ज्यादा है मान लीजिए भाई। तो E1 का जो EMF है वो E2 से ज्यादा है। E1 का EMF अगर E2 से ज्यादा है, और भाई मैं सेल को देखिएगा किस तरीके से लगा रहा हूं भाई मैंने आपको सिखाया है, हर बच्चा इस वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेगा मुझसे समझने के बाद कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैं ये आपको समझा दूं। उसके बाद हर बच्चा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेगा और करेंगे भैया, कर पाएंगे आप, मैं इस बात का कॉन्फिडेंस आपको दूं, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल आपने ये समझा है सेल कनेक्ट करने का सही तरीका क्या होता है। जब आपने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में सेल के बारे में पढ़ा है तो बस इतनी बात याद करिए, सेल को कैसे कनेक्ट किया जाएगा। आप रिमोट के अंदर सेल डाल रहे हैं, टीवी के रिमोट में, एसी के रिमोट में अगर आप सेल डाल रहे हैं तो क्या कैसे कनेक्ट करते हैं आप उनको? पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं या दोनों के पॉजिटिव आपस में कनेक्ट? बस इतनी बात सोचने के बाद यहां पर जो आप सोच पाए हैं, मैं कह रहा हूं ये एक E1 सेल है और ये दूसरा एक E2 सेल है। दूसरा एक E2, दो सेल मैंने एक ही जगह पर लगा दी, बैटरी बनाना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कंबाइंड EMF कितना होगा, दोनों का इक्विवेलेंट EMF कितना होगा। तो ये एक सेल था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसका EMF कुछ E2 है। इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट किया और इस तरह से कनेक्ट करने के बाद गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने के बाद बैलेंस पॉइंट जो आया वो बैलेंस पॉइंट 120 सेंटीमीटर पर आया है। 120 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट आया इस केस में। तो E1 और E2 को इस तरह से जोड़ा है। तो सबसे पहले बस इतना ही सोच लीजिए इस क्वेश्चन में कि कंबाइंड EMF कितना हुआ। जब E1 और E2 को इस तरह से कनेक्ट किया गया है तो कंबाइंड EMF कितना होगा। और मैं आपको बता दूं इसी A पॉइंट से जब मैंने इन्हीं दोनों सेल्स को E1 और E2 को इस तरह से कनेक्ट किया भाई कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक का EMF E1 था, एक का EMF E2 था, और अब जब गैल्वेनोमीटर पर बात गई है तो बैलेंस पॉइंट जो आ रहा है, अब जो बैलेंस पॉइंट आ रहा है वो 300 सेंटीमीटर पर आ रहा है भाई। बैलेंस पॉइंट क्यों बढ़ गया? इसका मतलब EMF बढ़ गया है। तो बस जिस बच्चे ने इतनी बात सोच ली होगी कि इस केस में इन दोनों का EMF मिलकर E1 माइनस E2 लिखा जाएगा। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि E1 बड़ा है, E2 से समान लिया, एक सेल बड़ा है एक छोटा है, दोनों बराबर होते तो E1 माइनस E2 जीरो हो जाता। तो एक सेल E1 है और एक सेल E2 है, दोनों अगर ये सेल बराबर होते और ऐसे कनेक्ट करने पर EMF जीरो हो जाता, बैलेंस पॉइंट A पर आ जाता भाई, ये जीरो हो, कोई लेंथ नहीं आती इस तरह से। E1 है, E2 है, E1 का EMF ज्यादा है, नेट EMF बचा E1 माइनस E2 और बैलेंस पॉइंट आया 120 सेंटीमीटर पर। जब इन सेल्स को इस तरह, ये सही तरीका है सेल कनेक्ट करने का। रिमोट में ऐसे डाला है, एसी का, टीवी का या कोई भी है जहां सेल्स यूज किए जा रहे हैं, एक से ज्यादा सेल यूज कर रहे हैं, तो ये सही तरीका है। अब EMF E1 प्लस E2 होगा और अब बैलेंस पॉइंट भी बढ़ गया क्योंकि EMF बढ़ गया इस बार और बैलेंस पॉइंट आगे आया है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप सीख पाएंगे कि अगर प्राइमरी सेल, ये प्राइमरी सेल होते हैं, यहाँ का EMF बढ़ाया जाए तो बैलेंस पॉइंट B की तरफ शिफ्ट होगा, घटाया जाए तो A की तरफ शिफ्ट होगा, इस सेल को कम किया जाए तो बैलेंस पॉइंट B की तरफ शिफ्ट होगा, बढ़ाया जाए तो A की तरफ शिफ्ट होगा। इस रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा यानी करंट को घटाऊंगा यानी इसका V घटेगा, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट घटेगा, यानी बैलेंस पॉइंट B की तरफ जाएगा और वो पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा, जिसमें करंट की वैल्यू कम होगी वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। जानेंगे इन बातों को भी, क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा।
मुझे एक बात तो ये पूछी गई है कि आप E1 और E2 की रेशियो बताइए भाई। तो ये E1 और E2 की रेशियो बताइए इस क्वेश्चन में। और दूसरी बात आपसे पूछा गया है बैलेंस पॉइंट ऑफ E1। अगर अकेला E1 लगाया जाता, E1 E2 दोनों लगाए हैं एक साथ अलग अलग केस में, अगर सिर्फ E1 लगाया जाए सर्किट में तो बैलेंस पॉइंट कहां पर आता? E1 और E2 ऐसे कनेक्ट करने पर 120 पे आ रहा है, ऐसे कनेक्ट करने पर 300 पे आ रहा है। अकेला E1 होता तो बैलेंस पॉइंट कहां पर आता उसका, ऐसा हमें जानना है इस क्वेश्चन के अंदर में। तो E1 और E2 की रेशियो के लिए तो मैंने क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट किया कि अभी इस पहले केस में नेट ईएमएफ कितना हो गया E1 माइनस E2, और ये बराबर लिखा जा सकता है के L1 के, मतलब जो बैलेंस पॉइंट है, और वो बैलेंस पॉइंट कितना है भाई L1 लेंथ जो है E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट आ रहा था भाई। तो 120 सेंटीमीटर था तो 120 के लिखा जा सकता है, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। सेकंड केस की बात करी जाए, अब की बार ईएमएफ ऐड होंगे, सीधा कनेक्ट किया आपने, यही सही तरीका होता है सेल्फ कनेक्ट करने का, और 300 पर बैलेंस पॉइंट आ रहा है कि ये सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन इस तरह से बनाई जा सकती है। पहले तो जब E1 और E2 की रेशियो पूछ रहा है तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए भाई। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करिएगा आप, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 120K, और इसके बाद आप लिख सकते हैं यहां पर E1 प्लस E2 डिवाइड कर दिया E1 प्लस E2 से, और इज इक्वल टू बराबर है 300K के। दोनों में K से K क्या हो गया कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दीजिए। 12 बाई 30 को डिवाइड करूंगा तो यहां पर 3 के टेबल में डिवाइड कर दीजिएगा आप, तो 3 4 जा 12 और 3 10 जा 30, मतलब 2 2 जा 4 और 2 बाई 10, तो 2 बाई 5। ये डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना आया है 2 बाई 5 आया है। तो मैं ऊपर से रब कर कर इसको बता रहा हूं क्वेश्चन को आपको। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो बनी थी, इन्हें डिवाइड करने पर आप रेशियो बता पाएंगे E1 माइनस E2 है, E1 माइनस में E2 और डिवाइडेड बाय E1 प्लस E2 इज इक्वल टू बराबर है 2 अपॉन में 5K। K से K कैंसिल हुआ और फिर ये आ गया 2 बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 5E1 माइनस 5E2। अभी भी किसी ने अगर वीडियो पॉज कर कर कोशिश नहीं करी है तो इससे आगे का पार्ट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर कर करके देखें भाई, खुद क्वेश्चन करके जरूर देखें। समझ लिया है अब आपने? तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद इधर करें 2E1 और प्लस 2E2 लिखा जा सकता है इसको। 2E1 इधर आके माइनस होगा, 3E1 बचेगा, 5E2 उधर जाकर प्लस होगा, 7E2 बनाएगा। और भाई E1 अपॉन E2 की रेशियो कोई पूछेगा आपसे तो 7/3, 7/3। E1 बाई E2 की रेशियो कोई आपसे पूछेगा तो आपका जवाब होगा भाई 7/3 है। अगर E1 7 वोल्ट है तो E2 3 वोल्ट है, और अगर ये इस तरह की रेशियो आप समझ पाएंगे भाई यहाँ पर। तो ये पहला पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जिसमें हमने रेशियो को फाइंड आउट किया है। और अब आप अपनी कॉपी में इक्वेशन देखिएगा, सेकंड पार्ट करना है आपको, E1 का बैलेंस पॉइंट जानना है, मतलब E1 की वैल्यू जानने की कोशिश करिए। एक इक्वेशन थी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 120K, और दूसरी इक्वेशन आपके सामने थी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 300K, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो ये E2 से E2 कैंसिल, 2 टाइम्स E1 और ये हो जाएगा 420K। और जब E1 की वैल्यू जानना चाहते हो 2 को डिवाइड करोगे, 2 डिवाइड हो जाएगा 210K। कंपेयर करिए, अगर एक E1 सेल यहां लगा होता और किसी लेंथ पर बैलेंस पॉइंट आ जाता, आप लिखते E1 इज इक्वल टू KL। K तो यहां पर है, तो ये 210 क्या है, L लेंथ है। कंपेयर करने पर E1 इज इक्वल टू KL ऐसे लिखते आप, यानी 210 जो है वो बैलेंस पॉइंट दिखा रहा है, यानी बैलेंस पॉइंट E1 का कितने पे आने वाला था, 210 सेंटीमीटर पर आने वाला था।
तो E1 का 210 पर आता, लेकिन ऐसे कनेक्ट कर कर आपने वो कम कर दिया 120 पर आया, और ऐसे कनेक्ट कर कर आपने दोनों को ऐड कर दिया और ज्यादा आया है। तो E1 और E2 दो सेल थे, उनकी रेशियो पूछी गई वो भी बता पाए आप, और अगर बैलेंस पॉइंट पूछा जाता इसका तो वो भी आपने बताया है। इस क्वेश्चन में बैलेंस पॉइंट पूछा गया था और वो भी आपने बताया है, आप जान पाए हैं इस क्वेश्चन को भी। तो इतनी बात हर बच्चे को समझ में आई हो। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा प्रैक्टिस के लिए भाई, मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा प्रैक्टिस के लिए। हर बच्चे को न्यूमेरिकल समझ में आना जरूरी है भाई, हर बच्चे को पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स समझ में आने बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप इसे आसान महसूस कर पाएंगे। पोटेंशियोमीटर की थ्योरी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है या न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन आप देखिएगा किस तरह से गिवन है। मैं आपके सामने क्वेश्चन की वैल्यूज लिख रहा हूं, मैं आपके सामने क्वेश्चन की वैल्यूज लिख रहा हूं। आपके सामने कहा गया A potentiometer wire of length 100 centimeter has a resistance of 10 ohm। एक पोटेंशियोमीटर की वायर है और उस वायर की लेंथ 10 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो एक वायर है आपके पास जिसकी लेंथ आपकी 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, 100 सेंटीमीटर लेंथ है इस पोटेंशियोमीटर वायर की, 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस एंड अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आपके सामने इस तरह से गिवन है भाई, मैं बनाकर दे रहा हूं कि आपके पास एक आर रेजिस्टेंस था और एक आपके पास सेल है यहां पर, और सेल का ईएमएफ गिवन है कितना 2 वोल्ट में। सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, बड़ी अच्छी बात है भाई, नेगलेक्ट कर दिया गया है। और ए बी वायर है, ए बी वायर है और ए बी वायर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। ए बी वायर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर वायर गिवन है, 1 मीटर की लेंथ है इसकी मान लीजिए। और यहां एक दूसरा सेल है प्राइमरी सेल, ये एक प्राइमरी सेल है 10 मिली वोल्ट में, ये 10 मिली वोल्ट का एक प्राइमरी सेल है। गैल्वेनोमीटर से लाकर जॉकी को घुमाया जाए तो 40 सेंटीमीटर पर इसका बैलेंस पॉइंट आ रहा था, 40 सेंटीमीटर पर इसका बैलेंस पॉइंट आ रहा था भाई, 40 सेंटीमीटर पर इसका बैलेंस पॉइंट आ रहा था। आपको इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वैल्यू बतानी है, आपको इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वैल्यू बतानी है भाई इस तरह से। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ये R की क्या वैल्यू है, और ये वायर का रेजिस्टेंस, मैं इसे ना स्मॉल r नाम दे देता हूं भाई, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को स्मॉल r नाम दे देता हूं, वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम नाम दिया है। तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। क्वेश्चन सीधा पढ़ने से आपने डायग्राम बना लिया और क्वेश्चन को उल्टा पढ़ने से आप जान पाएंगे कि आपको क्या करना है। और हर बच्चा वीडियो को पॉज कर कर इस क्वेश्चन को उल्टा सोचना स्टार्ट करे, वो जान पाएगा कि आखिर करना क्या है। मैं आपको बता दूं, मैं इस तरह से क्वेश्चन को उल्टा पढ़ने वाला हूं। मुझे कहा गया था कि भाई एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दिया और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ वो पोटेंशियोमीटर की वायर है 1 मीटर की, 100 सेंटीमीटर की, उस वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। और एक 10 मिली वोल्ट का सेल 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट शो कर रहा है अपना में। इतनी बातें कही गई थी और मुझसे कहा गया R निकालिए भाई। रिवर्स में सोचा भाई मैंने, ये R रेजिस्टेंस किस फॉर्मूले में आता है जब इस सर्किट में करंट की बात करी जाए। भाई मुझे पता है 2 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, इस AB वायर का रेजिस्टेंस भी मुझे पता है। तो जब I करंट का फॉर्मूला लगाऊंगे कि करंट कितना है इस सर्किट में, तब इसकी बारी आएगी 2 वोल्ट अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट सर्किट में पता चल जाए तो ये R निकाला जा सकता है। सर्किट में करंट कैसे पता चलेगा भैया आपको, सर्किट में करंट आपको कैसा पता चलेगा, ये बैलेंस पॉइंट मान लो किसी J पॉइंट पर आ रहा है इस तरह से। तो सर्किट में करंट कैसे जान सकते हैं भाई, करंट जान सकते हो आप 10 मिली वोल्ट का पोटेंशियल भाई, 10 मिली वोल्ट का पोटेंशियल 40 सेंटीमीटर को दिया गया भाई, 10 मिली वोल्ट का पोटेंशियल 40 सेंटीमीटर को दिया गया। 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है V पता है,
40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस पता चल जाए तो आई करंट कितना होना चाहिए था इस सर्किट में, इसके अकॉर्डिंग ये जान पाएंगे भैया, उसी के अकॉर्डिंग होगा करंट भाई पूरा। 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है, 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आप 4 ओम लिख पाएंगे। किसी भी बच्चे को डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि है तो अभी तो कुछ कर नहीं पाएंगे आप, व्हाट्सएप करिएगा, फोन करिएगा मुझे, जान पाएंगे आप सभी बच्चे मुझसे कि किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम भाई पूरी वायर है ए बी 100 सेंटीमीटर की और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इस ए बी वायर का रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है तो ये जो पोर्शन ए जे है, ए से जे तक का जो पोर्शन है, ए से जे तक का जो पोर्शन है उसका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जो होगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए जे, ए से जे तक की वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा भाई 4 ओम भाई। 100 सेंटीमीटर की वायर थी, उसका रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है तो इस 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 4 ओम है। और इसमें 10 मिली वोल्ट का सेल है, 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो इस सर्किट का आई करंट क्या होगा भाई? आई करंट होगा भाई 10 मिली वोल्ट। मिली को -3 लगाकर मैंने वोल्ट में चेंज किया और 4 ओम का रेजिस्टेंस है भाई। सर्किट में आई करंट है भाई 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 into 10 raised पर -3 और ये 2.5 into 10 raised पर -3 एम्पियर में करंट की वैल्यू आई। सर्किट में आई करंट कितना है ये पता चल गया अभी आपको। इस वायर में करंट कितना है आई, जो इसमें करंट है वही पूरी वायर में करंट रहा होगा भाई। और अब आपको ये करंट की वैल्यू पता चल गई है तो ये आर फाइंड आउट करना है। आई करंट का फॉर्मूला तो ये सेल 2 वोल्ट का है ऊपर और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर और इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम, तो स्मॉल आर प्लस 10 ओम भी होना चाहिए। पूरी वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम था भाई यहाँ पर। और सर्किट में करंट की वैल्यू 2.5 into 10 raised पर -3 फाइंड आउट करी आपने और 2 अपॉन में r plus 10। Hence r plus 10 is equal to 2 अपॉन में 2.5 into 10 raised पर -3 होगा is equal to, इसे सॉल्व करूं भाई, डेसिमल हटाऊं पर 20 होगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, माइनस की 3 ऊपर जाकर प्लस की लिखी जा सकती है। और भाई r is equal to बराबर है, r is equal to है 4/5 का मतलब है 0.8 into 10 raised पर 3 यानी 800। ये r plus 10 था भाई इधर, r plus 10 था इधर, तो भाई r की वैल्यू उस तरफ जाएगी। 800 में से 10 माइनस करूं 790 ओम भाई। ये सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाया गया था ये 790 ओम का लगाया गया था, ये 790 ओम का लगाया गया था। इतनी बात भाई हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो, इतनी बात हर बच्चे को समझ में आ गई हो कि इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी बात भाई इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन भी एक डिस्कस करते हैं भाई। हम इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एक, और इंटरनल रेजिस्टेंस का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप देख पाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या क्वेश्चन रहा होगा भाई। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं भाई इंटरनल रेजिस्टेंस का। भाई इंटरनल रेजिस्टेंस का एक क्वेश्चन हम बहुत इजी है वैसे तो, बट इंटरनल रेजिस्टेंस के क्वेश्चन की बात करूं तो अभी मेरे सामने क्वेश्चन कोई है नहीं और हम इसे नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और चैप्टर उस क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। ये हमारे लास्ट टॉपिक हैं और मैं तब तक आपको सेंसिटिविटी की बात बताता हूं भाई। आप इस न्यूमेरिकल के साथ सेंसिटिविटी की बात को समझिएगा, फिर लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कुछ टाइम के बाद, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पर सभी बच्चे समझे भाई, सभी बच्चे समझे इस बात को कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का भी तरीका हमने जाना है पोटेंशियोमीटर में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप, और वो भी सिंपल है भाई, उसमें भी बैलेंस पॉइंट ही देखने होते हैं आपको। तो उसमें भी आपको बैलेंस पॉइंट देखने होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताई है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है भाई। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है ये तरीका मैंने आपको बताया था,
और हम जान भी सकते हैं। मैं अभी बात करूंगा, डिस्कस करूंगा थोड़ा टाइम में। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये थ्योरेटिकल पार्ट कि पोटेंशियोमीटर क्या है, किस तरह का डिवाइस है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या करी है आपने, और उससे आप ईएमएफ कैसे कंपेयर कर सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तरीके बताने के बाद और इस पर ईएमएफ के और ये क्वेश्चंस करने के बाद, न्यूमेरिकल्स करने के बाद कि किस केस में किसी में पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना पड़ सकता है, कहीं पर हमें ईएमएफ मेजर करना पड़ सकता है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ सकता है। ठीक इसी तरह से ये बातें समझने के बाद पोटेंशियोमीटर में एक नई टर्म है और वो है सेंसिटिविटी में। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। एक पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है भाई? एक पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है, इस बारे में बात करनी है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है भाई। एक पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होना चाहिए। अब आपको जवाब मिलेगा इस बात का, अब आपको इस बात का जवाब मिलेगा कि कैसे आप ये जानेंगे कि भाई अलग अलग लेंथ के पोटेंशियोमीटर क्यों होते हैं, वायर अलग अलग लेंथ क्यों होती है, 400 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर की वायर क्यों होती है यहाँ पर भाई। तो पहली बात तो इसके अंदर ये है, एक पोटेंशियोमीटर में एक आपके पास सेल है भाई। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं, आप ना बनाए भाई। तो ये रियोस्टेट लगाया है, कुछ रेजिस्टेंस यहां पर मैंने सिलेक्ट किया है और ये एक AB वायर है। तो ये पोटेंशियोमीटर है आपके पास और ये सेल है गैल्वेनोमीटर से जॉकी आई है यहाँ पर यहाँ पर ये मान लीजिए 2 वोल्ट का सेल लगा हुआ था और बैलेंस पॉइंट 600 सेंटीमीटर पर आ रहा था। मैंने इस सेल को रिप्लेस कर दिया, मैंने इस सेल को रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करने पर मैंने 2.01 वोल्ट का सेल लगा दिया, 2.01 वोल्ट का सेल लगा दिया। जब मैंने 2.01 वोल्ट का सेल लगा दिया है यहां पर, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो जाना चाहिए भी आगे, और मान लीजिए बैलेंस पॉइंट 600.01 पर या 600.1 पर या 601 सेंटीमीटर पर आ गया। मान लीजिए लेट कर लिया भाई मैंने, 2 वोल्ट के सेल का बैलेंस पॉइंट 600 पर आ रहा है और 2.01 वोल्ट का जो बैलेंस पॉइंट है वो 601 पर आ रहा है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है आगे। लेकिन अगर एक और पोटेंशियोमीटर होता भाई, एक और पोटेंशियोमीटर होता आपके पास जिसमें आपने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी ज्यादा कर दी है, ये 2 वोल्ट का सेल है, यहाँ ये भी 2 वोल्ट का सेल है, 2 नहीं भाई ये ज्यादा होना चाहिए, 5 वोल्ट का सेल है, ये 5, ये ड्राइविंग सेल प्राइमरी सेल से छोटा नहीं होना चाहिए कभी भी भाई। तो ये 5 वोल्ट, ये बड़ा है हमसे, तो 5 वोल्ट का मान लीजिए सेल है, इसमें 2 वोल्ट वाले का बैलेंस पॉइंट 600 सेंटीमीटर पर आ रहा है और 2.01 वाले का 605 पर आ रहा है। दोनों पोटेंशियोमीटर्स में मैंने पोटेंशियल को 2 से 2.01 कर दिया, यहां पर भी और यहां पर भी। इसमें बैलेंस पॉइंट 600 से 601 पे गया है और यहां 600 से 605 पर गया है। ज्यादा चेंज किसमें आया है? सेकंड वाले में आया है, वो ज्यादा सेंसिटिव है। ये छोटे से छोटे पोटेंशियल के चेंज को भी क्या कर पाएगा? डिटेक्ट कर पाएगा। तो वो पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है जो थोड़ा सा चेंज करने पर पोटेंशियल में, थोड़ा सा चेंज करने पर पोटेंशियल में, थोड़ा सा चेंज करने पर काफी सिग्निफिकेंट चेंज दिखाए। और भाई ईएमएफ, ये जो सेल है इनका ईएमएफ होता है K इंटू में L, यानी L इनका बैलेंस पॉइंट है। तो जब E में चेंज करोगे, K कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, जब E ईएमएफ में चेंज करोगे यहां पर L बैलेंस पॉइंट में चेंज आएगा, तो L में उतना ज्यादा चेंज आएगा। K की वैल्यू आपने जितनी कम रखी होगी भाई, K की वैल्यू जितनी कम, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी कम रखोगे उतना ज्यादा शिफ्ट दिखाएगा बैलेंस पॉइंट पोटेंशियल में चेंज करने पर। क्योंकि K की वैल्यू अगर स्मॉल है तो E में चेंज करने पर लेंथ को चेंज होना है, K तो कांस्टेंट है। जब आप इन दोनों सेल्स के लिए रीडिंग ले रहे हैं
आप सर्किट में करंट दोनों के लिए सेम रखेंगे भाई, के की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी, तभी तो कैंसिल करेंगे। दोबारा रीडिंग ले रहे हैं तब इस करंट को चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। जब दो सेल्स को कंपेयर किया गया था E1 E2 को, तो करंट सर्किट में चेंज नहीं करना है आपको उस वक्त भाई, दोनों सेल्स के लिए करंट सेम रहेगा, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहेगा। जिस पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू छोटी होगी वो वाला ज्यादा सेंसिटिव होगा। ज्यादा सेंसिटिव वो है जिसमें पोटेंशियल में स्मॉल चेंज करने पर सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई दे। जिस पोटेंशियोमीटर में थोड़ा सा चेंज करने पर सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई दिया होगा, वो पोटेंशियोमीटर आपका ज्यादा सेंसिटिव है भाई। तो सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर में लिख लीजिएगा, अ पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव। A potentiometer is more sensitive. A potentiometer is more sensitive if it shows significant change. If it shows significant change in balance point. Significant change in balance point. Balance point for a small change in potential, तो भाई पोटेंशियल को थोड़ा सा चेंज करने पर अच्छा खासा चेंज दिखा रहा है, सिग्निफिकेंट चेंज दिखा रहा है, तो आपका पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव है। अब ऐसा कैसे बनाया जाएगा भाई, एक सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर कैसे बनाया जाएगा? सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर कैसे बनाया जाएगा भाई, जिसमें के पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम होगी वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो ये आपसे पूछा गया है मेथड टू इंक्रीज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के तरीके क्या हैं? एक पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव कैसे बनाया जा सकता है? नंबर एक बात में, वो पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है जो ज्यादा चेंज दिखा रहा है, और वो ज्यादा चेंज दिखाएगा जिसमें के पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू छोटी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतना ज्यादा बैलेंस पॉइंट शिफ्ट दिखाएगा। और के को कम करने के लिए, के का फॉर्मूला है V/L। आप पोटेंशियोमीटर की लेंथ बढ़ाइए। आप बच्चे पकड़ गए होंगे इस बात को कि सर क्यों बार बार कह रहे हैं कि आपकी लैब में 400 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर की लेंथ वाले वायर की लेंथ वाले पोटेंशियोमीटर हो सकते हैं। लेंथ बढ़ाकर मैं क्या बढ़ाना चाहता हूं? सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहता हूं, ताकि छोटे से छोटे पोटेंशियल को भी क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके, एक्यूरेट आंसर दिया जा सके भाई। तो मेथड टू इंक्रीज सेंसिटिविटी में नंबर एक बात, के को डिक्रीज करने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी भाई। A potentiometer is more sensitive if it shows significant change in balance point for a small change in potential। और भाई यहाँ पर भी इस तरह ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ as small as k more will be sensitivity। के की वैल्यू जितनी छोटी होगी पोटेंशियोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। के की वैल्यू जितनी छोटी होगी पोटेंशियोमीटर उतना ही सेंसिटिव होगा। तो मेथड टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, और आप ये कैसे कर सकते हैं भाई? आप क्या कर सकते हैं? सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड by increasing length of potentiometer wire।
लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर है आपके पास एक, उसकी वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दीजिएगा पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है V/L। लेंथ बढ़ाकर आपने K को कम कर दिया किसी पर्टिकुलर करंट की वैल्यू के लिए। दूसरा तरीका भाई, अगर लेंथ चेंज नहीं कर सकते भाई, लेंथ तो इंजीनियर ही चेंज कर सकता था। अब आपके पास तो लैब में जो पोटेंशियोमीटर बनकर आ गया है, आप उसकी लेंथ चेंज नहीं करेंगे भाई। उसके अंदर जो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की वायर लगी हुई है वो फिक्स लगी हुई है, यानी आप लैब में सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए लेंथ चेंज नहीं कर सकते। लेंथ के बारे में तो तब सोचा गया था जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी कि भाई बढ़िया से बढ़िया पोटेंशियोमीटर बनाकर देना भाई कंपनी ने, तो लेंथ ज्यादा से ज्यादा कर दी भाई उसकी, इसलिए ताकि उसकी सेंसिटिविटी हाई रहे भाई। लेकिन जब लैब में आप आ गए हो और अब आप और सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हो, तो अब भाई लेंथ तो आप बढ़ा नहीं पाओगे, तो सर्किट में करंट को कम रखिए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या बताया था? V/L। या तो लेंथ को इंक्रीज करो, इनवर्सली है K घट जाएगा, या फिर पोटेंशियल कम रखिए। पोटेंशियोमीटर की जो वायर है ना AB, 100 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर, उसको कम पोटेंशियल मिलेगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम रहेगा। तो उसका पोटेंशियल कम करने के लिए करंट कम करिए। फॉर अ पोटेंशियोमीटर, फॉर अ पोटेंशियोमीटर, फॉर अ पोटेंशियोमीटर ऑफ फिक्स्ड लेंथ, फॉर अ पोटेंशियोमीटर ऑफ फिक्स्ड लेंथ, फॉर अ पोटेंशियोमीटर ऑफ फिक्स्ड लेंथ, sensitivity can be increased, sensitivity can be increased, sensitivity can be increased by decreasing current, by decreasing current, by decreasing current in circuit, by decreasing current in circuit। करंट को कम कर कर भी सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकी है, इसीलिए हमने रियोस्टेट लगाया हुआ है। जहां हम करंट चेंज करना चाहें वहां पर हम ऐसा कर पाएंगे भाई। तो ये बात भी हर बच्चे को क्लियर हो गई हो कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है और पोटेंशियोमीटर कैसे ज्यादा सेंसिटिव बनाया जा सकता है, सेंसिटिविटी को इंक्रीज डिक्रीज कैसे किया जा सकता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई हो कि आप अपनी मर्जी से सेंसिटिविटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो करंट को चेंज कर कर, लेकिन लेंथ को चेंज तो इंजीनियर ने ही किया होगा जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई होगी। लेंथ के बारे में तभी सोचा जाएगा। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई वोल्ट मीटर जैसा डिवाइस था हमारे पास, फिर पोटेंशियोमीटर क्यों यूज कर रहे हो आप? तो भाई मैं आपको बता दूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, why potentiometer is preferred, why potentiometer is preferred, why potentiometer is preferred over voltmeter। पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रीफर करते हो वोल्टमीटर पर? वोल्टमीटर जैसा डिवाइस था ना मेरे पास, फिर ये पोटेंशियोमीटर क्यों बनाया है, फिर ये पोटेंशियोमीटर क्यों बनाया है? ये क्वेश्चन थियोरेटिकली आपसे पूछा जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और आप ये कहेंगे कि भाई एक तरफ लिख रहा हूं वोल्टमीटर को, एक तरफ लिख रहा हूं वोल्टमीटर को और एक तरफ लिख रहा हूं पोटेंशियोमीटर को। एक तरफ लिखा गया है वोल्टमीटर को और दूसरी तरफ लिखा गया है पोटेंशियोमीटर को। तो वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस कैसे बताऊं? वोल्टमीटर की सर्किट की बात करूं तो भाई मान लीजिए आपके पास एक सेल है, तो आपके पास एक सेल है, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, और आपने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पर, पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव और नेगेटिव वाली साइड नेगेटिव, एक वोल्टमीटर इस तरह से लगा दिया है, एक वोल्टमीटर इस तरह से लगा दिया है। अब आपको ये भी याद आ जाए कि सिर्फ इतनी बात नहीं होती, आपको ये भी याद आ जाए कि इस सेल का कुछ न कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ईएमएफ इसका ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है? आर।
अब ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग दिखाएगा वो रीडिंग दिखाएगा V। ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग दिखाएगा वो रीडिंग दिखाएगा V। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग दिखाएगा ये। क्यों? क्योंकि सर्किट में एक I करंट फ्लो होगा, क्लोज सर्किट है ये, इस सर्किट में एक I करंट फ्लो होगा और ऐसे आएगा। तो ये जो रीडिंग दिखाएगा वो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो दिखा रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस को भी तो कुछ पोटेंशियल मिला होगा भाई। तो ये जो रीडिंग दिखा रहा है V, वो V इज इक्वल टू बराबर है E माइनस आई आर के। ये V इज इक्वल टू बराबर है E माइनस आई आर के, यानी ये जो रीडिंग दिखाएगा वो EMF से कम दिखाएगा भाई। मगर भाई पोटेंशियोमीटर, या डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, पोटेंशियोमीटर की बात करूं ये तो नल मेथड पर बेस्ड है। बैलेंस कंडीशन जब होती है तो सर्किट में करंट जीरो होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होता। तो इसका जो बैलेंस पॉइंट है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस पर, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पर, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ये एग्जैक्टली ईएमएफ की वैल्यू बताएगा, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, यानी ईएमएफ से कम बताएगा, फिर वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं है भाई। तो इसलिए आपको लिखना क्या चाहिए यहाँ पर, आपको वोल्ट मीटर वाले कॉलम में ये डायग्राम आपने बनाया है, ये लिख, इसी के नीचे लिख दीजिएगा। तो इसी के नीचे इस तरह से लिखेगा कि वोल्ट मीटर, पहला पॉइंट लिखेगा, पहला पॉइंट ये है वोल्ट मीटर ड्रॉज सम करंट, वोल्ट मीटर ड्रॉज सम करंट, वोल्ट मीटर ड्रॉज मतलब ले रहा है, ड्रॉज सम करंट फ्रॉम सेल फॉर इट्स ऑपरेशन। भाई ये काम करने के लिए कुछ करंट जरूर लेगा, सर्किट में करंट नहीं होगा तो ये कुछ नहीं बता सकता आपको भाई, ओपन सर्किट में ये कोई रीडिंग नहीं देगा। तो ये वोल्ट मीटर ड्रॉज सम करंट फ्रॉम सेल फॉर इट्स ऑपरेशन, ये कुछ ना कुछ करंट लेगा measure terminal potential difference across cell which is less than EMF, वो EMF से कम होता है। therefore measurement of EMF is not accurate, सही रीडिंग नहीं दिखाएगा भैया आपको, क्योंकि ये तो डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड है। क्योंकि इसको क्या चाहिए, ये तो करंट कुछ लेगा जरूर, सर्किट में करंट होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, ईएमएफ नहीं मेजर किया भाई ओपन सर्किट का। जबकि पोटेंशियोमीटर में पहला पॉइंट ये लिख दूं, पोटेंशियोमीटर में पहला पॉइंट ये लिख दूं के एट बैलेंस कंडीशन current in the circuit is zero, so its balance point do not depend on resistance of galvanometer and internal resistance of cell के internal resistance पे भी डिपेंड नहीं करता भाई। hence it measures exact EMF of cell in open circuit। तो भाई ये तो करंट ही नहीं होता सर्किट में बैलेंस कंडीशन में, तो ओपन सर्किट की तरह रीडिंग है ये। और ओपन सर्किट में V इज इक्वल टू E होता है। ये पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट ईएमएफ की रीडिंग बताएगा आपको, पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट ईएमएफ की रीडिंग बताएगा आपको। तो ये तो मैंने जवाब दिया है कि पोटेंशियोमीटर को वोल्ट मीटर पर क्यों प्रीफर किया जाता है।
ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि भाई आप इतना ही लिखेंगे। भाई अगर आपसे पूछा गया है कि भाई पोटेंशियोमीटर को वोल्ट मीटर पे क्यों प्रीफर किया जाता है, तो आप इतना ही जवाब लिखेंगे। हाँ, अगर आपसे ये पूछा गया है डिफरेंशिएट कर दीजिए। भाई आपसे पूछा गया है कि आप इन्हें डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंस बताइए, तो ये एक पॉइंट तो जरूर लिखेगा जो अभी लिखवाया है। इसके साथ साथ आप एक दो पॉइंट्स और लिख सकते हैं भाई, लेकिन तभी लिखेंगे जब डिफरेंस पूछा है। भाई यहां पर तो सिर्फ इतना पूछा था पोटेंशियोमीटर को वोल्ट मीटर पर क्यों प्रीफर किया गया है। तो भाई ये कहा जा सकता है वोल्ट मीटर जो है इट इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड। ये डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड है भाई, मतलब जितनी ज्यादा रीडिंग दिखाएगा, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगी नीडल, उतना ज्यादा पोटेंशियल शो करेगा। जबकि इट इज बेस्ड ऑन नल मेथड। भाई ये नल मेथड पर बेस्ड है भाई, जब सर्किट में करंट ही नहीं होगा, जब नीडल कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगी, जब नीडल जीरो पर होगी, उस केस में जो रीडिंग होगी वो मेजर करेंगे भाई इस तरह से। और एक और तीसरा पॉइंट है भाई जो वो इट इज ओनली यूज्ड फॉर मेजरिंग ईएमएफ। ये सिर्फ ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा भाई। इसके मल्टीपल पर्पस हैं। इट हैज मल्टीपल एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशंस काफी ज्यादा हैं। आप सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हो, आप सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो, आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, आप किसी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल मेजर कर सकते हो। इसके बहुत सारे यूजेस है भाई। तो भाई इतनी बात के साथ पोटेंशियोमीटर की एक एक बात समझ में आई हो आपको, एक एक न्यूमेरिकल समझ में आया हो आपको। मैं आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का भी न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर ये चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। और संडे के टेस्ट में आप 100 में से 100 के लिए पूरा जोर लगाएंगे भाई। हर बच्चा मेहनत के लिए जो है वो तत्पर हो, मेहनत करता रहे, तभी कुछ अचीव कर पाएंगे। ऐसे ना सोचें कि सिलेबस कम कर दिया सीबीएसई ने तो बहुत कुछ आसान नहीं भाई, आपको मेहनत करनी है। हाँ, कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई होना चाहिए कि ये सारे आप कर सकते हैं, ऐसे ही सोचकर चलिए और आप करेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक्स हैं, मजा आने लगेगा। जब आपको मजा आने लगा, आपको न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप असाइनमेंट्स के न्यूमेरिकल करते हैं, एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं, संडे का टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, आप 20 में से 20, 30 में से 30, 50 में से 50 लेने की होड़ करते हैं, इनाम पाते हैं, और इतना कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर पा रहे हैं अब कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद कर पाते हैं। तो गाइस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगले लेक्चर में मैं आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा। थैंक्स गाइस।